नमस्कार, BSTV देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। तो आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की राजनीति में उठे सियासी तूफान की, जिसने प्रदेश भर में, देश भर में हलचल मचा दी है। मध्य प्रदेश के राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। भाजपा की आपत्ति के बाद कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हो गया है। भाजपा ने शपथ पत्र में लंबित मामले की जानकारी छिपाने का आरोप लगाया, जबकि कांग्रेस इसे राजनीतिक दबाव की रणनीति बताती रही। पूरे दिन चले सियासी घमासान के बाद जो फैसला आया, उसने चुनावी समीकरण बदल दिए हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर नया राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। आज इसी खास मुद्दे पर चर्चा करेंगे। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश की राजनीति में आज उस वक्त बड़ा भूचाल आ गया जब राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को करारा झटका लगा। जिस नामांकन को लेकर पूरे दिन सियासी संग्राम चलता रहा, उस पर आखिरकार फैसला आ गया। भाजपा की आपत्ति के बाद कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र निरस्त कर दिया गया। फैसले के साथ ही विधानसभा से लेकर पार्टी दफ्तरों तक सियासी तापमान अचानक बढ़ गया। सुबह से शुरू हुआ सियासी घमासान, शाम होते होते कांग्रेस के लिए बना बड़ा झटका। मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पर बीजेपी ने उठाए सवाल। कोर्ट में लंबित मामले की जानकारी छिपाने का लगाया आरोप। बीजेपी ने इसे सिर्फ एक तकनीकी गलती नहीं, तथ्यों को छिपाने का मामला बताया। बीजेपी ने रिटर्निंग ऑफिसर के सामने शिकायत पेश की थी। दलील दी गई कि सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के स्पष्ट निर्देश हैं कि उम्मीदवार को अपने खिलाफ लंबित मामलों की पूरी जानकारी देना होती है। बीजेपी ने दावा किया कि जानकारी छिपाना चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता के खिलाफ है और इसी आधार पर नामांकन रद्द करने की मांग की गई। हालांकि दूसरी ओर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के इन आरोपों को सिरे से खारिज करती रही। दावा किया गया कि कोर्ट के नोटिस को मामला बताकर भाजपा राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है। इसके बाद हर किसी की निगाह फैसले पर टिकी थी। दलीलों का दौर खत्म हुआ, फैसला सुरक्षित रखा गया और फिर शाम को आया वो फैसला जिसने पूरे चुनावी समीकरण को बदल कर रख दिया। रिटर्निंग ऑफिसर ने मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त करने का फैसला सुना दिया। नामांकन निरस्त होने के बाद अब राजनीतिक बहस और तेज हो गई है। कांग्रेस इसे राजनीतिक दबाव का परिणाम बता रही है, तो बीजेपी इसे नियमों और पारदर्शिता की जीत बता रही है। अब सवाल ये है, क्या ये फैसला सिर्फ एक नामांकन का अंत है या फिर राज्यसभा चुनाव की पूरी तस्वीर बदलने वाला सियासी टर्निंग पॉइंट? फिलहाल मध्य प्रदेश की राजनीति में घमासान और भी तेज होने के संकेत हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। तो पूरी रिपोर्ट को आपने देखा, समझा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। महेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। ज्योति पटेल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। रमेश शर्मा जी, आप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत BSTV पर। सबसे पहला सवाल रमेश शर्मा जी आपसे। आज जिस तरह से पूरा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ, मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हो गया है। बीजेपी ने इसको लेकर सवाल उठाए और जो BNS 223 की धारा के तहत मामला मीनाक्षी नटराजन पर दर्ज है, उसका मुद्दा उठाया। उसके बाद निर्वाचन अधिकारी ने भी मीनाक्षी से पूछा कि बताइए, आप पर जो मामला दर्ज है उसकी जानकारी आपने क्यों छुपाई, तो उन्होंने भी इस बात को माना। उसके बाद ये बड़ा फैसला आया। अब आगे कांग्रेस के पास क्या रास्ता बचता है, आगे क्या परिस्थिति बनने वाली? अब खबर तो ये भी कि कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जाएगी, EC के पास भी पहुंची है। मुझसे पूछा? जी हाँ, आपसे। नहीं, कुल मिलाकर के ये जो प्रकरण है ये वाकई गंभीर तो है। और ये जो पुरानी धारा 118 थी, हुआ करती थी IPC का, ये उसका बदला हुआ रूप है। तो स्वाभाविक रूप से ये एक आपराधिक प्रकरण है और उसमें सजा और जुर्माने का प्रावधान है। प्रकरण तो आपराधिक है। अब क्योंकि उन्होंने कहा है कि उन्हें केवल नोटिस मिला, तो स्वाभाविक रूप से रिटर्निंग ऑफिसर का तो अब ये फैसला आ गया। अब क्योंकि कांग्रेस ने कहा है कि वो इसको सुप्रीम कोर्ट जाएगी, तो अब सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या फैसला देता है, उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन कुल मिलाकर के ये चूँकि आपराधिक प्रकरण था और इसकी जानकारी देना तो बहुत आवश्यक थी। और हालांकि उन्होंने कहा है कि नोटिस उसका आया है, तो अब वो चूँकि नोटिस आया है, उन्होंने क्या जवाब दिया है उसका, और स्वाभाविक रूप से और जवाब देने के बाद क्या वो कोर्ट में प्रस्तुत हुई या नहीं हुई,
जो वो एक अलग प्रकरण है, सारा एक जांच का भी विषय आ गया। लेकिन कुल मिलाकर के एक बहुत तकनीकी मामला है जिसको भाजपा ने पकड़ा और भाजपा ने पकड़ा करके अपनी तीसरी सीट को सुरक्षित कर लिया। जी बिल्कुल। ज्योति जी, आखिर क्यों छुपाया गया ये पूरा मामला? क्या जरूरत थी इसको छुपाने की? डमी कैंडिडेट खड़ा कर देते, निर्दलीय कैंडिडेट खड़ा कर सकते थे। सबसे पहला सवाल तो यही कि जब आपको पता था, उन्होंने खुद इस बात को माना कि हाँ ये नोटिस मिला था, उसके बाद निर्वाचन अधिकारी ने फैसला लिया, इसमें क्या गलत है? मुझे लगता है कि आज जो वर्तमान परिस्थितियां चल रही हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति की सारी मर्यादाएं तोड़ दी हैं। देखिए, जब हमारे कांग्रेस के विधायक बेंगलोर जा रहे थे तब भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 2 घंटे तक उनकी फ्लाइट को उड़ान नहीं भरने दी। फिर उसके बाद मीनाक्षी नटराजन जी का केवल एक नोटिस के आधार पर केस निरस्त करना ये बताता है, और उसके बाद फिर विधानसभा में भी इन्होंने हंगामा किया। तो एक महिला प्रत्याशी को रोकने के लिए आप किस तरीके से छल कपट दबाव राजनीतिक हथकंडों को प्रयास कर रहे हैं। आपने पहले तो विधायकों को खरीदने की कोशिश करी, आपने करोड़ों रुपए की ऑफर दी, किसी को 5 करोड़ का ऑफर दिया, किसी को 10 करोड़ का ऑफर दिया। जब हमारी कांग्रेस का विधायक नहीं टूटे तो आपने इस तरीके से हमारी महिला प्रत्याशी जो गांधीवादी विचारधारा की प्रतिनिधि हैं, जो गांधीवादी विचारक हैं, जो लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करने वाली एक सशक्त महिला है, उनको राज्यसभा में जाने से रोकने के लिए इस तरीके के हथकंडे अपना रहे हैं। और निश्चित रूप से ये बात सत्य है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और निश्चित रूप से हमारे मीनाक्षी नटराजन जी ही राज्यसभा में जाएंगे क्योंकि हमारे पास बहुमत है। जी महेश जी, बेहद गंभीर आरोप कांग्रेस आप पर लगा रही है कि आपने मध्य प्रदेश को कलंकित कर दिया, और जिस तरह से राजनीतिक दबाव निर्वाचन अधिकारी पर आपने बनाया, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मोटिवेटेड फैसला है ये। देखिए सिंह साहब, एक सजग राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को क्या करना चाहिए, चाहे वो नामांकन भरने का विषय हो चाहे अन्य कोई विषय हो, वहाँ पे हमारा जनप्रतिनिधि एक एक कार्यकर्ता एक एक दायित्ववान व्यक्ति सजग रहकर हर चीज़ की मॉनिटरिंग करना चाहिए उसको। कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से अपने विधायकों की जासूसी तो कराती रही, करोड़ों रुपए खर्च करके एक स्पेशल प्लेन तो बुलाती रही, लेकिन एक विधि विशेषज्ञ उनके साथ रख लेती तो निश्चित रूप से आज जो स्थिति बनी है वो उनकी बनती नहीं। एक विधि विशेषज्ञ, एक अच्छा वकील यदि वो कर लेती तो जितना खर्चा इन सब चीज़ों पे किया है निश्चित रूप से वो यहाँ पे बच जाता और काम आता। लेकिन जहाँ तक हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता ने आरोप लगाए तो भारतीय जनता पार्टी को किसी को खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने नीति और उसके आधार पर चुनाव लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार से जिस प्रकार का कांग्रेस केवल अगर आरोप लगाने के लिए आरोप लगाती है, राज्यसभा का चुनाव है जिसमें मतदाता विधायक होते हैं और प्रत्याशी कोई भी हो, चाहे चुनाव किसी का हो, चाहे लोकसभा का हो विधानसभा का हो, तो अपने मतदाताओं से संपर्क तो करता ही है। तो हमने कब रोका इनको कि मीनाक्षी नटराजन जी हमारे 164 विधायक से अपना विजन और अपनी बातचीत ना रखें। लेकिन आप ये देखें कि आपकी जो त्रुटि हुई है उस त्रुटि का आप नाच ना जाने आंगन टेढ़ा ही कहना पड़ेगा इसको। तो मुझे लगता है कि आपको नाचना आता नहीं है और आंगन टेढ़ा बता रहे हैं। भाई, आपका वकील, आपके प्रतिनिधि, आपके वरिष्ठ नेता, बाकी सारे लोग, उनकी देखरेख में आपने नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया, उसके उपरांत यदि ऐसी ब्लेंडर मिस्टेक आप करते हैं तो निश्चित रूप से इसके लिए भाजपा कहाँ से दोषी है ये तो जनता जानती है। ज्योति जी, सीधी सी बात है, विधि विशेषज्ञ आपके पास हैं, वरिष्ठ वकील आपके पास हैं, एक फौज है इंटेलेक्चुअल्स की, उसके बावजूद अगर इस तरह की गलती हो रही है इसको आपको स्वीकार करना चाहिए। देखिए, निश्चित रूप से हमने ये बताया कि हमारी राज्यसभा की प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन जी को एक नोटिस मिला था और उसका जवाब भी उन्होंने दिया था। ये लगभग 24 अक्टूबर 2025 को उन्होंने इस नोटिस का जवाब दिया था। तो इसको शपथ पत्र में आप बता देते ना। यही तो बीजेपी आपसे पूछ रही है, सवाल आपसे यही है कि अगर नोटिस मिला था आपको, अगर आपने जवाब दिया था तो इसको शपथ पत्र में बता देते कि हम पर ये मामला चल रहा है, इसका हमने जवाब दिया है, इतनी सी बात थी।
भारतीय जनता पार्टी की गोद में जिस तरीके से चुनाव आयोग बैठा है, तो मुझे लगता है कि अब ये जवाब जो है सुप्रीम कोर्ट में ही दिया जाएगा। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि वो उन्हें खरीदने की आवश्यकता नहीं है, तो आप ये बताइए कि आपने तीसरा प्रत्याशी किस बेस पर खड़ा किया, जबकि आपके पास तीसरे प्रत्याशी के लिए तो कोई पर्याप्त बहुमत था नहीं। आपके पास तो केवल 45 विधायक ही थे ना, तो आप 13 विधायक कहाँ से लाते, आसमान से लाते? यहाँ पर तीसरी पार्टी तो कोई है नहीं कि इतनी बड़ी पार्टी होगी आप गठबंधन कर लेते। तीसरी पार्टी आपके पास है नहीं, उसके बाद भी आपने तीसरा प्रत्याशी खड़ा किया। तो मुझे लगता है केवल आपने महिला सशक्तिकरण, महिला नेतृत्व के साथ धोखा, विश्वासघात नहीं किया, बल्कि आपने अति पिछड़े वर्ग से आने वाले महेश केवट के साथ भी विश्वासघात किया था कि आपने ऐसे प्रत्याशी को उतारा कि इसलिए जानबूझ के उतारा और अति पिछड़ा वर्ग के साथ आपने विश्वासघात करने का काम किया, क्योंकि आपको पता है कि तीसरा प्रत्याशी तो राज्यसभा में जाने वाला है नहीं। और निश्चित रूप से ये आज आपके चैनल के माध्यम से भी हम दावा करते हैं कि राज्यसभा में मीनाक्षी नटराजन ही तीसरे राज्यसभा के सदस्य के रूप में जाएंगी। महेश जी, अब तो कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में ही जवाब दिया जाएगा। क्या माना जाए, सब कुछ प्रीप्लान था, सब कुछ आपको पता था कि कहां पर मीनाक्षी नटराजन ने गलती की? क्या 2-3 दिन पहले ही आपको पता चल चुका था ये तमाम बातें? पहले तो मुझे कांग्रेस का एक आश्वासन हमारी प्रवक्ता महोदया दे दें कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट पे तो विश्वास है ना, क्योंकि चुनाव आयोग को ये हमारा गोदी बताती हैं, गोदी मीडिया को गोदी बताती हैं। तो निश्चित रूप से जब आपको किसी संवैधानिक संस्था पे विश्वास नहीं है, उसके बाद इस प्रकार की बात करना, अभी जो आप कह रहे हैं उस कथन पे ही ये कहीं ना कहीं जो है कॉन्ट्रडिक्शन है। आपने कहा 4 करोड़ 5 करोड़, अरे भैया आप पे 4 रुपए का भी यदि सबूत होता तो यही सुप्रीम कोर्ट खुला हुआ है, वहां जाइए, सबूत लेके प्रमाण दीजिए और हम पे केस कीजिए। हमने कब आपको रोका है? लेकिन केवल झूठ बोलो और झूठ के पांव नहीं होते। झूठ के सहारे आप राज्यसभा जाना चाह रही थी, अगर आपका झूठ पकड़ा गया तो निश्चित रूप से आज आप कोरे आरोप लगाने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता भी मुझे लगता है केवल खाना पूर्ति कर रहे हैं। वास्तविकता यह है कि मीनाक्षी नटराजन जी और कांग्रेस किस प्रकार से असहज हुई है इस पूरे मुद्दे को लेकर, तो निश्चित रूप से कांग्रेस को आत्मचिंतन करना चाहिए। बिल्कुल। रमेश शर्मा जी, एक बात आप समझाइए, क्या वाकई में कांग्रेस के हाथ से राज्यसभा की सीट निकल चुकी है? अब आगे क्या रास्ते बचते हैं? दूसरी बात यह भी कि क्या एक नोटिस के माध्यम से, नोटिस को आधार बनाकर इस तरह से नामांकन खारिज किया जा सकता है क्या? देखिए, इसमें सबसे बड़ी एक आश्चर्यजनक बात तो ये है कि ये जो प्रकरण था वो मध्य प्रदेश की सीमा का प्रकरण नहीं था जी। ये तमिलनाडु का प्रकरण था, तेलंगाना का प्रकरण था। अब आप मुझे बताइए, मीनाक्षी जी ने अगर इसको उल्लेख नहीं किया तो ये सारा का सारा डिटेल भाजपा के पास था और मोटे तौर पर भाजपा को ये पहले से जानकारी थी कि इनके विरुद्ध कोई प्रकरण कोई दर्ज है। तो स्वाभाविक रूप से भाजपा की इंटेलिजेंसी या भाजपा की जो पैनी नज़र है वो इस पर विचारनीय है और कांग्रेस को भी इस पर विचार करना चाहिए कि उनके यहाँ क्या ऐसा कोई ऐसा सूत्र है जिसने ये सूत्र, चूंकि ये तेलंगाना का मामला था, मध्य प्रदेश का होता तो अपन मान लेते कि सरकार ने पता कर लिया और वहाँ से 24 घंटे में सारे कागज के साथ जिस तरीके से प्रमाण प्रस्तुत किया गया, स्वाभाविक रूप से कांग्रेस को खुद भी अपना आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। और जिस प्रकार भाजपा ने अपना तीसरा उम्मीदवार घोषित किया था, तो तीसरे उम्मीदवार घोषित करने के बाद कांग्रेस ने यह प्रयास तो किया कि विधायकों को कहीं सुरक्षित स्थानों पर भेज दें, तो आखिर उनके दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई कि हम नामांकन पत्र भी अच्छी तरीके से देख लें? क्योंकि भाजपा ने पहले 2 ही उम्मीदवार घोषित किए और उसके बाद जैसे मीनाक्षी जी के नामांकन के बाद उन्होंने तीसरा उम्मीदवार घोषित किया, तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं ये जानकारी उनके पास थी, उनकी इंटेलिजेंस इस मामले में तब उनकी प्रशंसा करना चाहिए और कांग्रेस को आत्मचिंतन भी करना चाहिए कि उनसे कहाँ चूक हो रही है। उनके यहाँ कोई ऐसा तो नहीं है जो उनका घर का भेदी लंका ढाए वाली कहावत होती है। तो मोटे तौर पर भविष्य में सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेगा वो एक अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों को इस पर बहुत विचार करने की और विशेषकर कांग्रेस को इस पर बहुत ज़्यादा विचार करने की बहुत आवश्यकता है कि जिस प्रकार दोनों अलग अलग बातें हैं, ये तो उनको प्रकरण मिल गया, लेकिन जिस प्रकार उन्होंने एक दिन बाद अपना उम्मीदवार घोषित किया, उस पर कांग्रेस को अलर्ट इस मामले में होना चाहिए था कि हमारे यहाँ के लोग
कहीं ना कहीं संपर्क में तो होंगे, तभी तो उनको 8 से 10 वोट की उम्मीद होगी और उन्होंने तीसरा उम्मीदवार घोषित किया। तो स्वाभाविक रूप से इस सारी रणनीति पर बहुत विचार करने की बहुत आवश्यकता है। अब आगे तो अब तुरंत में तो अब सर्टिफिकेट मिल जाएगा महेश केवट जी को और तीनों के तीनों लोग राज्यसभा में चले जाएंगे। इस बीच में सुप्रीम कोर्ट अगर बाय द वे स्टे लगाएगा घोषणा होने से पहले तो फिर बात अलग होती है, और अगर स्टे नहीं आया है तो स्वाभाविक रूप से फिलहाल तो ये तीनों के तीनों राज्यसभा में चले जाएंगे। जी ज्योति जी, कोई तो है जो कि लंका ढहाने में जुटा हुआ है। तेलंगाना में तो सरकार आपकी, सिस्टम आपकी, उसके बावजूद बीजेपी ने इतनी जल्दी इतने शानदार तरीके से तमाम दस्तावेज निकाल लिए। जहां पर बीएनएस 223 की धारा का उल्लंघन का आरोप मीनाक्षी पर लगा है, क्या उस स्थानीय थाने में भी केस दर्ज है क्या? देखिए, मुझे लगता है कि जो आप लंका ढाने की बात कर रहे हैं, विभीषण की बात कर रहे हैं, वो और कोई नहीं, और हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी, आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार जी रमेश शर्मा जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास इंटेलिजेंस ब्यूरो है। तो मुझे लगता है कि वो इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वो चुनाव आयोग है, और चुनाव आयोग के माध्यम से ही भारतीय जनता पार्टी के पास जानकारी, जैसे ही मीनाक्षी नटराजन जी ने फॉर्म भरा था उनके पास जानकारी पहुंच गई थी किस तरीके से हमें इस फॉर्म को कैंसिल करने की, इस फॉर्म पर आपत्ति लगाने की रणनीति बनानी है, और इसीलिए उन्होंने तीसरा कैंडिडेट उतारा था। तो जाहिर सी बात है कि ये तो चुनाव आयोग सबसे बड़ा उनका विभीषण का काम कर रहा है मध्य प्रदेश के अंदर। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आदरणीय महेश शर्मा जी ने जो बात कही कि संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगा रहे हैं, तो मैं तो खुद ही खुल के कह रही हूँ, हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी ये खुल करके कह रही है कि संवैधानिक संस्थाएं, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे चुनाव आयोग, जिस तरीके से विगत कुछ सालों में हमने देखा किस तरीके से जनादेश की चोरी हुई, जिस तरीके से हॉर्स ट्रेडिंग हुई, जिस तरीके से खरीद फरोख्त की राजनीति हुई, केवल मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि कई राज्यों में ऐसा हुआ। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी इसका के संविधान में मुझे लगता है लिखा हुआ है कि आपको ये शब्द लिखे हुए हैं और इनका पालन करना भारतीय जनता पार्टी की नैतिक दायित्व है, की जिम्मेदारी है। तो भारतीय जनता पार्टी तो वो ऐसा करेगी ही। ज्योति जी, एक सवाल ये भी है कि अब आप सुप्रीम कोर्ट में क्या बात रखेंगे? जो मैंने सवाल आपसे पूछा था कि बीएनएस 223 की धारा का उल्लंघन का आरोप उन पर है, तो स्थानीय थाने में क्या केस दर्ज है? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि क्या न्यायालय के नोटिस को आधार बनाया जा सकता है, उसके आधार पर नामांकन खारिज किया जा सकता है, या फिर जो थाना होता है उसमें केस दर्ज होता है उसको आधार माना जाता है? शपथ पत्र में दोनों बातों को किसको आधार माना जाएगा? आप ही बताइए, नोटिस को या फिर एफआईआर को? देखिए, निश्चित रूप से जो आप नोटिस की बात कर रहे हैं, तो तेलंगाना के हैदराबाद कोर्ट में तो आपकी सरकार है, आप पता कर सकते हैं वहां पर स्थानीय थाने में शिकायत है नहीं है, एफआईआर है नहीं है, एक फोन लगाएंगे आपको पता चल जाएगा। ये नोटिस का मामला है, केवल एक नोटिस का मामला है, और शायद मैं तारीख भी बता देती हूँ आपको। 17 सितंबर 2025 को न्यायिक समन जारी हुआ था, नोटिस टू रिस्पॉन्ड जारी किया था माननीय अदालत ने, और 24 अक्टूबर 2025 को जवाबी हलफनामा मीनाक्षी नटराजन के द्वारा पेश किया गया था। और निश्चित रूप से जो चीजें हुई हैं वो कोई इरादतन नहीं हुई है, कोई इंटेंशनली नहीं हुई है, और मुझे ये विश्वास है अपने न्यायिक प्रक्रिया पर कि निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट इस बात को मानेगी कि जो नोटिस जारी हुआ था, और वो नोटिस ही था निश्चित रूप से, और हमारी मीनाक्षी नटराजन जी का फॉर्म वापस से जमा होगा और राज्यसभा भी जाएंगी। महेश शर्मा जी, एक सवाल आप बताइए कि क्या वाकई में नोटिस को आधार बनाया जा सकता है क्या, या फिर निर्वाचन अधिकारी पर दबाव था जैसा कि कांग्रेस आरोप लगा रही है? इस विषय में बहुत विस्तार से आज मीडिया बाइट्स में सभी मीडिया संस्थान को हमारे प्रत्याशी के जो वकील हैं संकेत गुप्ता जी, इन्होंने बहुत विस्तार से सारा विषय बताया है जी। आपके पास, आपके चैनल के पास भी उसका पूरा फुटेज है। लेकिन जो कांग्रेस का एक चरित्र है, झूठ बोलो, लगातार बोलो और भ्रम फैलाकर बाहर निकल जाओ, उस चरित्र को भी आज इन्होंने उजागर किया है। आप जानकारी छुपाना चाहते थे, ये आपकी मंशा थी। अगर आप बताना चाहते तो आप निश्चित रूप से फॉर्म बी में उसका उल्लेख करते,
लेकिन कांग्रेस का ये स्थायी चरित्र है, झूठ बोलने के बाद ये बैकफुट पर जाकर उल बातें करते हैं। जब आप दिग्विजय सिंह जी, अरुण यादव जी और कमलनाथ जी के विधि विशेषज्ञों को साथ में लेकर जाएंगे तो मीनाक्षी नटराजन जी के फॉर्म की क्या स्थिति होगी, जो मुझे लगता है आज हुई है। और यही कारण है कि उहापोह, उठापटक और बिना आत्मचिंतन के केवल और केवल आरोप लगाना और कोरे आरोप लगाना, यही कांग्रेस की दुर्गति का कारण भी है। रमेश शर्मा जी, अब बीजेपी को तो फ्री किक मिल चुका है। जिस तरह से कांग्रेस ने फाउल किया, कांग्रेस की रणनीति में चूक हुई, आला कमान ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया, मीनाक्षी नटराजन ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया कि उन पर नोटिस मिला है, एफआईआर है, शिकायत दर्ज है, जो भी चीजें हुई हो उसकी जानकारी तो उनको देनी थी। अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है, इलेक्शन कमीशन पर टिकी है। देखिए, मोटे तौर पर इसमें तो कोई शक नहीं, चूक हुई, और ये चूक हुई है ये मीनाक्षी नटराजन जी के स्तर पर चूक हुई है। तो स्वाभाविक रूप से नोटिस अगर आया था तो मीनाक्षी जी के पास आया होगा, वो कांग्रेस के पास या कांग्रेस हाईकमान के पास नोटिस नहीं आया होगा। और स्वाभाविक रूप से प्रकरण अगर दर्ज है तो स्वाभाविक, जैसा कि मैंने कहा है कि वो आपराधिक धारा है, अगर वो प्रकरण दर्ज है और दर्ज होने के बाद अगर नोटिस आया है तो स्वाभाविक रूप से उसका या तो उत्तर दिया जाना चाहिए, उस पर जमानत करानी चाहिए और उसकी जानकारी दी जानी चाहिए। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, इसी तरह का एक प्रकरण उमाजी के विरुद्ध जब दर्ज था, पहले 2 नोटिस आए, उन्होंने नोटिसों का जवाब नहीं दिया, तीसरी बार फिर वारंट आया जिसके वजह से फिर उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ा था। तो ये नोटिस आने की, मुकदमा अगर दर्ज होता है तो नोटिस आने की प्रक्रिया है, तो नोटिस आने की प्रक्रिया के तहत मीनाक्षी जी के पास आया होगा। ये लापरवाही, कहीं ना कहीं से चूक मीनाक्षी जी के स्तर की चूक हुई है, जिसके कारण पूरी पार्टी आज एक प्रकार से एक बैकफुट पर आई है। तो स्वाभाविक रूप से उनको खुद भी इस पर विचार करना और आगे क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है वो विचार करना। नोटिस अगर मुकदमा दर्ज होने के बाद का नोटिस है, उसकी जानकारी दी ही जाना चाहिए थी। जी बिल्कुल ज्योति जी, अब कहीं ना कहीं रास्ते खत्म हो चले हैं, क्योंकि एक मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है एक नोटिस पर। अब क्या करेंगे आप? देखिए, हमें, हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी को लोकतांत्रिक मूल्यों पर भरोसा है, संविधान पर भरोसा है, न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा है। और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की जनता, यदि आपके टीवी चैनल के माध्यम से देख रही होगी, तो वो भी समझ रही होगी कि मीनाक्षी नटराजन जी का जो नोटिस आया था वो कोई ऐसा प्रकरण नहीं था कि हम छुपा लेते, हमारा छुपाना कोई इंटेंशनली था। और यदि वो प्रकरण हम डाल देते उसमें तो मीनाक्षी नटराजन चुनावी प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाती। तो ये तो मध्य प्रदेश की जनता भी सब समझ रही है कि आपने किस तरीके से रणनीति पूर्वक, छल कपट पूर्वक इस तरीके से इस चुनावी प्रक्रिया को अपने पाले में लेने का काम किया है। और मध्य प्रदेश की जनता ये भी समझ रही है किस तरीके से आप जनादेश का बार बार अपमान करते हैं, बार बार हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं, बार बार खरीद फरोख्त की राजनीति करते हैं। और निश्चित रूप से हमारे सभी विधायकों को, कई विधायकों को आपके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा करोड़ों के रुपए के ऑफर गए, लेकिन एकजुटता उनकी जब भंग नहीं हुई तो आपने ये प्रयास किए। महेश जी 10 सेकंड में जवाब दीजिए, क्या तीसरे प्रत्याशी की बुनियाद ही नोटिस पर टिकी थी क्या? क्लोजिंग कॉम्प्लीमेंट। देखिए, मुझे लगता है प्रत्येक सजग राजनीतिक दल को अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी के विषय में हर विषय की जानकारी रखनी चाहिए। अगर कांग्रेस ये चूक करती है तो कांग्रेस पार्टी को मुबारक हो, लेकिन खरीद फरोख्त करने वाले, लोकतंत्र को लूटने वाले आज इस प्रकार के कोरे आरोप लगा के बच नहीं सकते। जनता बहुत अच्छी तरीके से समझती है कि कौन झूठ बोल रहा है। जी बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया, आप तीनों मेहमान चर्चा में शामिल हुए। समय की कमी है, चर्चा को यहीं पर विराम देना होगा। तो फिलहाल मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हो गया है। अब कांग्रेस कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इलेक्शन कमीशन जाएंगे। सबकी निगाहें अब इसी पर टिकी है, सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है। चर्चा में इतना ही। नमस्कार।